नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। भारत में चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन किया जाता है। तंबाकू का प्रभाव न केवल इसका उपयोग करने वालों की स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि इसका प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है जो तंबाकू उद्योग में इसके उत्पादन में शामिल होते हैं। साथ ही इसका एक व्यापक प्रभाव का स्वरूप ये भी है कि तंबाकू का उत्पादन न केवल मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करता है, बल्कि डिफोरेस्टेशन यानी निर्वनीकरण को भी बढ़ावा देता है। यानी तंबाकू अपने आप में एक बहुत ही व्यापक समस्या को जन्म देता है और इसलिए कई बार हम इसका इस्तेमाल तंबाकू महामारी के रूप में करते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल तंबाकू महामारी के रूप में किया जाता है। आज इन फोकस में इस तंबाकू महामारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हम उस खबर को थोड़ा सा विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण तंबाकू की समस्या को तंबाकू महामारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर देखेंगे कि भारत में तंबाकू के उपयोग का स्टेटस क्या है, इससे संबंधित आंकड़े क्या हैं, भारत ने किस तरह से तंबाकू की समस्या का समाधान करने के लिए जागरूकता और नियंत्रण कार्यक्रमों की शुरुआत की है, इनमें किस प्रकार की कमियां रह गई हैं और उन कमियों में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या इन कमियों को सुधारने में कर उपाय और लॉबिंग की कोई भूमिका है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक भविष्य की राह क्या होनी चाहिए, किस तरह के कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या भारत का कानूनी ढांचा पर्याप्त है, इन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे आगे की राह के अंतर्गत। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ता है, भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको दृष्टि आईएएस इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानने का प्रयास करते हैं। तो तंबाकू का जो सेवन है ये कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। बीमारी का कारण न केवल सेवन करने वाले लोगों में बनता है, बल्कि उन लोगों में भी बनता है जो उसकी खेती से जुड़े हुए हैं। चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू का उपभोग किया जाता है और वर्ष 2016-17 के एक आंकड़े के अनुसार भारत में कुल 26 करोड़ लोगों द्वारा तंबाकू का सेवन किया जाता है सामान्य तौर से। साथ ही तंबाकू इंडस्ट्री में भारत के लगभग 60 लाख व्यक्ति काम करते हैं और स्किन एब्जॉर्प्शन के माध्यम से यानी त्वचा के अवशोषण के माध्यम से वो भी तरह तरह के स्वास्थ्य जोखिम से गुजरते हैं, उनमें तरह तरह की बीमारियां होती है। तंबाकू का जो हानिकारक प्रभाव है ये केवल मानव स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये मिट्टी की गुणवत्ता को भी लगातार नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित क्यों करता है? क्योंकि तंबाकू का जो पौधा है ये अपने आप में एक क्षरणकारी फसल मानी जाती है और मिट्टी के पोषक तत्वों को तेजी से खत्म करता है। मिट्टी के पोषक तत्वों को जब ये खत्म करता है तो अधिक उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है खेती को लगातार बनाए रखने के लिए, उसको करने के लिए। और जब अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मिट्टी की गुणवत्ता और भी ज्यादा खराब होती है। साथ ही वनों की कटाई में भी तंबाकू का पौधा विशेष तौर से भूमिका निभाता है, क्योंकि 1 किलोग्राम, आप ये कह सकते हैं कि वनों की कटाई में भी तंबाकू को प्रोसेस करने के लिए या तंबाकू का उत्पादन करने के लिए एक तरह से भूमिका रहती है। वनों की कटाई को भी इनडायरेक्टली बढ़ावा देता है, क्योंकि 1 किलोग्राम तंबाकू को संसाधित करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए 5.4 किलोग्राम लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है और जिससे एक निर्वनीकरण यानी डिफोरेस्टेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। साथ ही तंबाकू के उत्पादन और खपत से भारत में हर साल 1.7 लाख टन कचरा भी पैदा होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 2021 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के अनुसार अपने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव को अगर नापा जाए, उसका एक स्केल बनाया जाए, तो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर जिस प्रकार से तंबाकू के उपयोग ने प्रभाव डाला है, तो उसकी कीमत का अगर हम आकलन करें तो वो कीमत बैठती है 1.7 लाख करोड़ रुपए, जो अपने आप में एक बहुत बड़े आंकड़े को, बहुत बड़ी वित्त कोस्ट को, बहुत बड़ी फाइनेंस कोस्ट को अभिव्यक्त करती है। इसकी कोस्ट को इसी तरह से अनुमानित कर सकते हैं कि वर्ष 2021 में भारत ने अपने केंद्रीय बजट के माध्यम से स्वास्थ्य पर जो खर्च का आवंटन किया था वो 48,000 करोड़ रुपए किया था।
और हम केवल तंबाकू से होने वाले नुकसान को अगर नापे तो वो 1.7 लाख करोड़ रुपए बैठता है। ये दिखाता है कि कितनी बड़ी हानि भारत को वित्त के रूप में इसके इस्तेमाल से होती है। साथ ही तंबाकू कचरे की सफाई पर भी भारत लगभग एक वर्ष में 6,367 रुपए करोड़ रुपए खर्च करता है, इस प्रकार के अनुमान है। तो इस तरह के प्रभावों को अगर हम देखें, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव को देखें, पर्यावरण पर प्रभाव को देखें, मिट्टी पर प्रभाव को देखें, कचरे के रूप में देखें, तो तंबाकू हमारे सामने एक महामारी के रूप में सामने आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में तंबाकू का क्या स्टेटस है, उपयोग की क्या स्थिति है। भारत में अगर तंबाकू के स्टेटस का हम सर्वेक्षण करते हैं तो 3 सर्वेक्षण हमारे सामने आता है। एक आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े का हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे का इस्तेमाल करते हैं और ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात करते हैं ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे की, तो ये 13 से 15 वर्ष की आयु के छात्रों में तंबाकू के उपयोग का आकलन करता है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के साथ साथ जो ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे है, ये 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में तंबाकू के उपयोग का आकलन करता है। जब हम इसके आकलन को देखते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में भारत में तंबाकू के उपयोग में गिरावट तो देखी गई है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद है महिलाओं में तंबाकू का उपयोग। पिछले लगभग 3-4 वर्षों में अगर हम देखें 2015-16 से 2019-21 के आंकड़ों को, तो इस दौरान भारत में महिलाओं के द्वारा तंबाकू के सेवन में 2.1% की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर 13 से 15 वर्ष के छात्रों में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, तो 2003 से 2019 के बीच का, तो उसमें एक गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा 15 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों में अगर हम आंकड़े को देखें तो यहाँ भी धूम्रपान या आप कह सकते हैं कि तंबाकू के सेवन में गिरावट है। 15 वर्ष से अधिक के उम्र के व्यक्तियों में यानी पुरुषों में भी एक गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन 15 वर्ष से अधिक की महिलाओं में 2015-16 से 2019-21 के बीच हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जो कि 2.1% की बढ़ोतरी है। अगर हम इसको कंट्रोल करने के लिए, तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को देखें तो उस प्रयास में हमें कई तरह के कानून देखने को मिलते हैं, कई तरह के कार्यक्रम मिलते हैं और जागरूकता अभियान भी देखने को मिलते हैं। भारत वर्ष 2005 से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनाए गए फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल का भी एक सदस्य रहा है, जिस पर अभी तक 168 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है, इस अभिसमय का उद्देश्य क्या है कि WHO क्या करता है, देशों को मांग और आपूर्ति में कमी की रणनीति के आधार पर एक ऐसी रणनीति स्ट्रेटेजी विकसित करने का प्रयास करता है जिससे तंबाकू के उपयोग को कम किया जा सके। साथ ही तंबाकू की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए भारत में 1975 से ही एक कानून अस्तित्व में है, जिसमें वर्ष 2003 में भी एक संशोधन किया गया और साथ ही 2003 में एक कानून भी लाया गया जिसको हम कोटपा 2003 के नाम से जानते हैं। यह है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम। ये क्या करता है, ये तंबाकू के उत्पादन, विज्ञापन, वितरण और उपभोग को नियंत्रित करने की 33 धाराएं इसमें दी गई है, यानी एक प्रकार का कानूनी ढांचा पूरी तरह से उपलब्ध कराता है। वर्ष 2007 में तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की भी शुरुआत की। ये क्या करता है, ये वस्तुतः कोटपा जिसकी अभी हमने बात की, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट और साथ ही फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के कार्यान्वयन में सुधार का प्रयास करता है। साथ ही तंबाकू के उपयोग के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है और साथ ही लोगों को इसे छोड़ने में मदद करने की का भी पूरा तरह से इसके अंतर्गत डिजाइन किया गया है। इन सब चीजों के अनुसार ही नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को एक तरह से डिजाइन किया गया है। साथ ही भारत सरकार तंबाकू कराधान को भी लागू करता है। विश्व में जो एक स्थापित रणनीति मानी जाती है तंबाकू के उपयोग को कम करने की, वो मानी जाती है कि तंबाकू उत्पादों पर टैक्सेशन, कराधान को बढ़ाया जाए। भारत में भी ये लागू है, भारत भी इसका इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, लेकिन इन सभी उपायों का भारत में ठीक तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। मौजूदा उपायों का ठीक तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, जिसके कारण समस्या बनी हुई है। जैसे जो धूम्र रहित तंबाकू उत्पाद हैं,
यानी जो धुआं नहीं छोड़ते, जिनको हम स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट कहते हैं, वो मुख्य रूप से सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट पैकेजिंग दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं। साथ ही तस्करी के माध्यम से जो तंबाकू उत्पाद आते हैं जिसमें धूम्रपान और साथ ही धूम्र रहित दोनों प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, वो भी खराब तरीके से रेगुलेटेड है, उन्हें ठीक तरीके से विनियमित नहीं किया गया है और लगातार उनका तस्करी के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो कोटपा नियमों का उल्लंघन करने पर जो जुर्माना है वो 2003 से अपडेट ही नहीं किया गया है और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि पहली बार पैकेजिंग प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली कंपनी पर जो जुर्माना लगाया जाता है वो मात्र 5,000 रुपए का है, जो बेहद कम है आज के मानकों के अनुरूप। साथ ही कोटपा प्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष विज्ञापनों की स्थिति इसके अंतर्गत स्पष्ट नहीं है और इसके लिए इसके कारण अलग अलग कंपनियां सरोगेट विज्ञापनों को बढ़ावा देती हैं। सरोगेट विज्ञापन का क्या मतलब है? जब कोई कंपनी अपने किसी अन्य जब कोई ब्रांड अपने किसी अन्य उत्पाद के जरिए तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा दे। आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, बहुत से ब्रांड ये करते हैं कि वो इलायची के विज्ञापन के माध्यम से अपने तंबाकू उत्पाद को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इसी को हम कहते हैं सरोगेट विज्ञापन। तो सरोगेट विज्ञापनों को लगातार बढ़ावा मिला है क्योंकि ये अप्रत्यक्ष विज्ञापनों के अंतर्गत आते हैं जिनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है कोटपा के अंतर्गत। तो इसके माध्यम से लगातार इस तरह के विज्ञापनों को, टोबैको के उपयोग को बढ़ावा मिला है विज्ञापनों के माध्यम से। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में ये देखा गया है कि कम से कम 2 तंबाकू ब्रांडों के सरोगेट विज्ञापन प्रदर्शित किए गए जिसमें 2 क्रिकेटर भी शामिल थे। तो और इस प्रकार से बढ़ावा दिया जाता है तंबाकू के सेवन को, उसके उपयोग को। तो कमियों में सुधार नहीं हो पा रहा है, कमियों में सुधार नहीं हो पा रहा है, उसका सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि सुधार के लिए जो विधेयक लाए जाने चाहिए थे वे नहीं लाए गए हैं। जैसे कोटपा में संशोधन 2015 और 2020 में प्रस्तावित किए गए हैं। किस तरह के संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं? जैसे 2015 में एक महत्वपूर्ण संशोधन था कि सरोगेट विज्ञापनों पर विनियमन लगाए जाना चाहिए, उनको रेगुलेट करने का प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि उनका जो प्रभाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से अन्य विज्ञापनों के माध्यम से टोबैको प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके माध्यम से विज्ञापन की परिभाषा में फिल्मों और वीडियो गेम को भी शामिल किया जाना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण सुझाव था। और साथ ही विज्ञापन मानदंडों के उल्लंघन पर जो जुर्माना था वो 10 गुना बढ़ाने की भी सिफारिश की गई थी। यानी जो सामान्य तौर से अभी 5,000 रुपए का जुर्माना पहली बार उल्लंघन पर लगता है, उसको 50,000 बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। साथ ही 2020 में भी एक संशोधन प्रस्तावित था जिसके अंतर्गत तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के लिए लाइसेंसिंग आवश्यक हो जाती, लेकिन किसी भी प्रकार का विधेयक संसद में नहीं लाया गया, उसको पास नहीं कराया गया, जिससे समस्या ज्यों के त्यों बनी हुई है। एक और महत्वपूर्ण चीज हम देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है उसकी प्रभावशीलता भी लगातार सवालों के घेरे में है। इसका एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हम देखेंगे कि 2018 के एक अध्ययन में हमने पाया कि जहां पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया और जहां पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम नहीं चलाया गया, उन जिलों के बीच बीड़ी और सिगरेट की खपत में कोई महत्वपूर्ण कमी देखने को हमें नहीं मिलती है। इसका एक आंकड़ा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो नीली रेखाएं प्रदर्शित करती है ऐसी डिस्ट्रिक्ट को जहां पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम नहीं चलाया गया, और जो लाल रेखाएं प्रदर्शित करती है जहां पर जिन जिलों में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। तो इसमें कोई महत्वपूर्ण अंतर आप देख रहे होंगे कि किसी प्रकार का कोई अंतर यहां पर हमें देखने को सामान्य तौर से नहीं मिलता है। तो इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता भी लगातार सवालों के घेरे में है और इसका एक संभावित कारण यह बताया गया है कि स्टाफ की उपलब्धता नहीं है, यानी कर्मचारी कम उपलब्ध है। साथ ही संसाधनों का भी आवंटन ठीक तरीके से नहीं किया गया है, कम संसाधन है और जहां संसाधन है उनका प्रयोग ठीक तरह से नहीं किया गया है। साथ ही प्रभावी निगरानी तंत्र यानी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही भारत में तंबाकू पर कम कर है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, महत्वपूर्ण कमी मानी जाती है जिसमें सुधार नहीं किया गया है। लगातार कम कर बना हुआ है और जीएसटी रजीम आने के बाद, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आने के बाद कहीं तंबाकू उत्पाद की जो कीमत है अगर उसकी वास्तविक वैल्यू देखें तो वो उत्पाद जो उसकी कीमत है वो घटी है। तो लोगों की आय में वृद्धि से इस प्रकार की तंबाकू पर कम कर लोगों की आय में वृद्धि से मेल नहीं खाते हैं और वर्षों से तंबाकू सस्ते बने हुए हैं।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है और लगातार ये कहा जाता है कि करों को बढ़ाया जाना चाहिए, कर रेजिम को बढ़ाया जाना चाहिए, इन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप लाया जाना चाहिए। जैसे डब्ल्यूएचओ सिफारिश करता है, डब्ल्यूएचओ का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है वो 75% की सिफारिश करता है टोबैको प्रोडक्ट पर। लेकिन भारत में स्थिति क्या है? अर्थशास्त्री और तंबाकू नीति विश्लेषक रिजो एम जोन के अनुसार भारत में सिगरेट के लिए जो कर का बोझ है वो 51% है, बीड़ी के लिए 22% है और स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट के लिए 64% है, जो 75% से बेहद कम बैठता है। साथ ही भारत ने एक और प्रयास किया था जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम कहते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिगरेट एक्ट 2019 के माध्यम से भारत ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसका भी क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो पाया है और भारत में ई सिगरेट का इस्तेमाल अभी भी खासतौर से युवाओं में किया जा रहा है, तो क्रियान्वयन में यहां भी कमियां देखने को मिलेगी। साथ ही टोबैको प्रोडक्ट की जो लॉबी है उसको भी बहुत सुदृढ़ माना जाता है, उसकी भूमिका को भी बहुत सुदृढ़ माना जाता है, जिससे बीड़ी और छोटे तंबाकू निर्माताओं पर उपकर की छूट लगातार बढ़ाई जा रही है, ये भी देखने में मिलता है। साथ ही सरकारी अधिकारी, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों तंबाकू उद्योग से जुड़े रहे हैं और इसके एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाल ही में एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी 2022 में एक महत्वपूर्ण टोबैको कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। केंद्र सरकार के पास भी भारत की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी आईटीसी लिमिटेड में 7.8% की हिस्सेदारी है। यानी इसकी जो टोबैको कंपनी, क्योंकि जो लॉबिंग है वो लॉबिंग बहुत ज्यादा मजबूत है और उसको भी तोड़े जाने की आवश्यकता है। साथ ही करों को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कर लगातार कम बने हुए हैं। तो क्या आगे की राह होनी चाहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो कानूनी ढांचा है वो पर्याप्त है, वो बहुत सुदृढ़ है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में कमियां हैं। जैसे अगर हम देखें, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है, साथ ही प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिगरेट एक्ट है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है। तो भारत में एक मजबूत ढांचा उपलब्ध है तंबाकू उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने का, लेकिन इसे सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर कर को भी बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही जो किसान तंबाकू की खेती करते हैं उन्हें वैकल्पिक खेती की तरफ भी बढ़ाया जाना चाहिए, और जिसमें सरकार की मदद विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से एक आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आंकड़ा ये है कि बड़े पैमाने पर तंबाकू की किसानों के लिए अगर ज्वार की खेती में निवेश किया जाए तो प्रति रुपया जो निवेश पर ज्वार की खेती से जो हमें रिटर्न हासिल होता है वो 1.84 रुपये का हासिल होता है, और तंबाकू खेती पर जो 1 रुपये के निवेश के माध्यम से रिटर्न हासिल होता है वो 1.48 रुपया हासिल होता है। तो यानी तंबाकू की खेती से बेहतर रिटर्न देने वाली खेती ज्वार की खेती की जा सकती है, लेकिन उसकी तरफ किसानों को मोड़ने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है, एक निवेश की आवश्यकता है, ताकि तंबाकू की खेती के माध्यम से तंबाकू के उत्पादन को बेहद सीमित किया जा सके और समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके, और तंबाकू के उपयोग को बेहद सीमित कर दिया जाए और अंततः समाप्त कर दिया जाए। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। आईएएस प्रीलिम्स 2025 के लिए सामान्य अध्ययन का बैच प्रारंभ हो गया है। इसमें लाइव ऑनलाइन फॉर्म में इसकी क्लासेस चलेंगी। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं और इसकी जो कक्षाएं हैं वो 26 जून से कक्षाएं प्रारंभ होगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत भारत ने किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शंस हैं 2005, 2006, 2007 या 2008। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।